हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायो ज्ञान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी हम ये हमारी क्लास नंबर 3 है। इस क्लास में हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। तो सेल के अंदर हमने जो ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल को हमने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इसको विस्तार से नहीं पढ़ा हमने। वन बाय वन अब जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। कितने ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के अंदर पाए जा रहे हैं और सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं सेल के अंदर। तो हम देखते हैं हमारे ऑर्गेनेल्स। फर्स्ट है केंद्रक। केंद्रक किसमें पाया जाता है? सेल के अंदर। तो जो केंद्रक होता है वो सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होता है, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है या सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। देन सेकेंड नंबर पे आता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेकेंड नंबर का है जो कि लार्जेस्ट है। इसके बाद है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, यानी इसको हम लवक या हरित लवक भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियस होता है ये तो क्या करेगा, पूरी सेल का कंट्रोल करेगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा, रेस्पिरेशन का वर्क करेगा। और जो प्लास्टिड होता है या हरित लवक है, ये प्लांट्स में पाया जाता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है वो कौन करता है? प्लास्टिड करता है। राइबोसोम अपने जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करेंगे। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम जो होता है जैसे सफाई का वर्क करेंगे, साफ सफाई सेल का जो भी वेस्ट मटेरियल है उस वेस्ट मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम अंतःप्रदर्वी जालिका भी बोलते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करती है? साइटोस्केलेटन बनाती है, यानी जो सेल है उस सेल का जो भी स्केलेटन है उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे? पैकेजिंग का वर्क करते हैं। वैक्यूल हो गए, वैक्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। तो इस तरह से इनके बिहाव पर जो सेल है उसको हमने क्लासिफाइड किया है। जैसे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे और डिफरेंस देखने के बाद में हम स्टार्ट करेंगे हमारे वन बाय वन ऑर्गेनेल्स की थ्योरी। तो हम स्टार्ट करते हैं। कोशिकांगों और कोशिका की संरचना के आधार पर हम कोशिका का वर्गीकरण करते हैं। कोशिका का वर्गीकरण हम 2 पार्ट में करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है अपनी यूकैरियोटिक कोशिका। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसको भी हम कोशिकांगों के आधार पर डिवाइड करते हैं और कोशिका की संरचना के आधार पर डिवाइड करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जैसे नाम से पता चलता है प्रोकैरियोन, यानी प्रो से यानी प्रिमिटिव, कैरियोन से यानी न्यूक्लियस। तो जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें पाया जाता है वो तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और जिसमें एडवांस यानी यू यानी एडवांस होते हैं, कैरियोन यानी न्यूक्लियस। तो जिनके न्यूक्लियस एडवांस होते हैं वो तो है हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, और जिनके न्यूक्लियस प्रिमिटिव होते हैं वो होती है हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिकांग जो होते हैं प्रोकैरियोटिक के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त नहीं पाए जाते, यानी जो भी कोशिकांग मिलेंगे वो दोहरी झिल्ली वाले नहीं मिलेंगे। और जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो भी कोशिकांग है वो सभी कोशिकांग कैसे मिलेंगे? दोहरी झिल्ली युक्त भी होंगे और एकल झिल्ली युक्त भी होते हैं। और जो केंद्रक है या न्यूक्लियस होता है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर कैसा, हम अभी हमने बताया था कि प्रिमिटिव होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं और जीनोफोर भी बोलते हैं। यानी जो न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड नाम भी देते हैं और जीनोफोर नाम भी देते हैं। और जो यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होगा? विकसित प्रकार का होता है। विकसित मीन्स अब इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका जो न्यूक्लियस होगा उसकी न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो एब्सेंट होगी। किसके ऊपर? प्रोकैरियोटिक में। और जो यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाएगा वो कैसा होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। उसके ऊपर क्या पाई जाती है? मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस के ऊपर। तो हमारा अगला पॉइंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली एब्सेंट होती है। यानी अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो केंद्रक है, केंद्रक के ऊपर किसी भी प्रकार की केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली क्या होगी? एब्सेंट होगी। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, तो केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है इसमें। अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धागे के समान पतले होते हैं और उनके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो एब्सेंट होता है। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में अपना खुद का डीएनए भी होता है, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, आरएनए भी उपस्थित होता है, और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा प्रोकैरियोटिक के अंदर, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड यानी लवक, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कोशिकांग जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यानी ये जितने भी कोशिकांग हैं ये सभी कैसे हैं?
कोशिका झिल्ली युक्त हैं, तो कोशिका झिल्ली युक्त तो इसमें एब्सेंट थे, तो इससे वजह से जो गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी काय है और अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो है वो 70S टाइप के मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में तो 70S टाइप के मिलेंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S प्रकार के मिलेंगे। तो यहाँ पर S स्वीडवर्ग यूनिट है, जिस प्रकार से हम दूरी को, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर के अंदर, इसी तरह से राइबोसोम की जो यूनिट है वो स्वीडवर्ग है, जो इसकी यूनिट को मेजर करती है। तो हमने पढ़ा कि इसमें जो सभी प्रकार के जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कौन सी, डबल मेम्ब्रेन वाले, और इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर सारे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है अपनी बैक्टीरिया सेल यानी जीवाणु कोशिका, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। तो ये तीनों जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, अपनी प्रोकैरियोटिक सेल के हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, सभी प्लांट्स किस में आएंगे, यूकैरियोटिक में आएंगे। जितने भी शैवाल या एल्गी हैं वो सभी यूकैरियोटिक में आते हैं। सभी प्रकार के जंतु हैं, कवक हैं, ये सभी जो है वो किसके एग्जांपल्स हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जांपल्स होते हैं। तो अब हमने अभी के अकॉर्डिंग हमने इनको डिवाइड किया था कि जो सेल है वो 2 टाइप की होती है ऑर्गेनेल के बेसिस पे, कि कहाँ कौन सी सेल में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन लेस होते हैं या डबल बाउंड मेम्ब्रेन होती है। तो इस प्रकार से हमने क्लासिफाइड किया है इसको, सेल को, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। अब हम आगे जो कोशिकांग है उन कोशिकाओं को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। करते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्गेनेल, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी, यानी जिसमें ऐसी शाखा जिसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक का अध्ययन किया जाता है उसे हम नाम देते हैं कैरियोलॉजी। तो जो केंद्रक है, केंद्रक को सर्वप्रथम किसने खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। तो सबसे पहले केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और सर्वप्रथम इसको ऑर्चिड पादपों की जड़ों में खोजा गया था। ऑर्चिड पादप है, प्लांट है कोई, उसके अंदर इसकी जड़ों में जो केंद्रक है उसको खोजा गया था। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है, यानी जो केंद्रक होता है उस केंद्रक को कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहा जाता है। और यह जो कोशिकांग है, यानी जो केंद्रक होता है, केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। देखो इसमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस पे डबल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। तो इस तरह से जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। नोट लगा के लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की जो आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर जो केंद्रक है, न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो ये कोशिका होती है, यानी आरबीसी जो सेल होती है वो कैसी है, बिना दिमाग वाली कोशिका कहा जाता है इसको। किसको कहा जाता है बिना दिमाग वाली कोशिका, ह्यूमन बींग्स के अंदर आरबीसी को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसी प्रकार जो प्लांट होते हैं, प्लांट के अंदर जो सीव ट्यूब्स होती हैं या चालनी नलिकाएं होती हैं, इन चालनी नलिकाओं में भी केंद्रक जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो प्लांट के अंदर बिना दिमाग वाली कोशिकाएं कौन सी कहलाएंगी, चालनी नलिकाएं या सीव ट्यूब्स। और ह्यूमन बींग्स के अंदर बिना दिमाग वाली सेल कौन सी कहलाएंगी, आरबीसी कोशिका, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक एब्सेंट होता है। इसी प्रकार प्लांट की जो चालनी नलिकाएं होती हैं उनके अंदर भी जो केंद्रक होता है वो एब्सेंट होता है। अब केंद्रक के जो घटक हैं वो कितने हैं, मुख्यतः 4 घटक हमें केंद्रक में दिखाई देते हैं। फर्स्ट है केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है। सेकंड है अपना न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, और थर्ड है न्यूक्लियोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य, और फोर्थ है हमारा क्रोमेटिन जाल या इसको बोलते हैं हम नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क। इस तरीके का जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है इसे हम बोलेंगे क्रोमेटिन नेटवर्क, जो कि किसका बना होता है, आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं, आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये पूरा जो नेटवर्क है वो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और ये जो लिक्विड है इस केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, इस लिक्विड को बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। अब जिस तरह से केंद्रक हमारी सेल को कंट्रोल करता है,
उसी प्रकार जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी न्यूक्लियोलस पाया जाता है और न्यूक्लियोलस भी इसको कंट्रोल करता है। तो थर्ड ऑर्गेनेल जो थर्ड घटक है केंद्रक का वो है न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। और फोर्थ नंबर पे अपना केंद्रक झिल्ली या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इस तरह से केंद्रक की संरचना हमने पढ़ी और इसमें हम वन बाय वन के घटक हैं उनको पढ़ेंगे। जो केंद्रक झिल्ली होती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो किसके अंदर पाई जाती है? यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये एब्सेंट होती है। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या केंद्रक झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की बनी होती है। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्गेनेल है अपना, सेकेंड जो घटक है वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन नेटवर्क जो केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना होती है, इस धागेनुमा संरचना को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन होता है वो किसका बना होता है? क्रोमेटिन आरएनए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स की बनती है। और डीएनए आरएनए जो होते हैं ये एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं। इन न्यूक्लिक एसिड को हम डिटेल से पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो ये है हमारा क्रोमेटिन नेटवर्क। थर्ड कंपोनेंट है या थर्ड घटक है इसका कोशिका का केंद्रिका या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस होती है या केंद्रिका होती है वो कैसे रंग की मिलती है? इसमें बैंगनी कलर की दिखाई देती है। और कोशिका विभाजन के दौरान इसको हम देख सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं देख सकते। जब भी किसी कोशिका के अंदर सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के दौरान ये न्यूक्लियोलस या केंद्रिका हमको दिखाई देगी, अदरवाइज ये हमें नहीं दिखाई देती। और कैसे रंग की होती है? ये पर्पल या बैंगनी रंग की होती है। फोर्थ कंपोनेंट है इसका केंद्रक द्रव्य या हम इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले जो तरल फ्लूइड है या तरल लिक्विड है, इस तरल लिक्विड को ही हम नाम देते हैं केंद्रक द्रव्य। तो ये जो केंद्रक द्रव्य होता है वो जेनेटिक मटेरियल को लाने ले जाने का वर्क करता है। तो इस तरह से हमने इसकी संरचना देखी। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी हम देखें। अब हम देखते हैं कि जो आरएनए होता है और डीएनए होते हैं ये दोनों क्या होते हैं और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो हम पढ़ते हैं केंद्रक के अंदर हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो ये जो आरएनए और डीएनए ये क्या है? एक प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए इन दोनों की खोज सबसे पहले किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डी न्यूक्लिक एसिड। और जो आरएनए है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड। तो जो आरएनए और डीएनए है इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है और जो आरएनए होता है उसके अंदर एक ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो इसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलेंगे और उसको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का जो मॉडल है वो सबसे पहले किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने दिया था। जबकि जो आरएनए है, आरएनए का मॉडल किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। डीएनए एक प्रकार का जैव अणु होता है, आरएनए भी एक प्रकार का जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है। और डीएनए शब्द जो है वो किसने दिया था? जैकोरिस ने दिया था। डीएनए शब्द किसने दिया था? जैकोरिस ने। जबकि जो आरएनए शब्द है वो किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने दिया था। फ्रेडरिक मिशर ने इसको खोजा था और फ्रेडरिक मिशर ने ही इसको आरएनए नाम दिया था। इसी प्रकार जो डीएनए होता है, डीएनए या आरएनए जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड एक श्रृंखला होती है, एक सीरीज होती है जो कि किसकी बनी होती है? एक शुगर मिलेगी उसके अंदर, पेंटो शुगर मिलेगी, फॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा और नाइट्रोजनी क्षार मिलेगी, नाइट्रोजनी बेसिस मिलते हैं। तो ये जो तीनों हैं, तीनों को मिलाकर हम नाम देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यानी ये जो शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है, नाइट्रोजनी क्षार है, जब आपस में ये बॉन्डिंग करते हैं या आपस में बंध बनाते हैं तो हम इसे बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डीएनए और आरएनए दोनों का फॉर्मेशन करते हैं। आरएनए के अंदर भी पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनी क्षार मिलते हैं और आरएनए के अंदर भी ये तीनों चीजें मिलती हैं। तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यानी हमारा जो डीएनए है या आरएनए वो किससे बनता हो, किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना होता है। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाएंगे? डीएनए बनाएंगे। अब जो डीएनए होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है यानी डीएनए की जो संरचना होती है वो कैसी होती है? डबल हेलिक्स होती है, यानी इस तरीके की होती है। डबल हेलिक्स कॉइल्ड दिखाई दे रहे हैं।
डबल हेलिक्स होती है। अब इसके अंदर जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, ये जो 4 होते हैं, 4 प्रकार के जो नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं, ये पाए जाते हैं। तो जो डीएनए होगा, डीएनए में कौन से नाइट्रोजनी बेसिस मिलेंगे? एडेनिन मिलेगा और थाइमिन मिलेंगे। तो एडेनिन और थाइमिन ये दोनों कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं? ये दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। जबकि जो साइटोसिन और गुआनिन होता है, साइटोसिन और गुआनिन जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्ड करते हैं या बॉन्डिंग होती है इनके अंदर। तो इस तरीके से 4 प्रकार के इसमें नाइट्रोजनी बेसिस पाए जाते हैं। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए भी 4 प्रकार के बेसिस मिलेंगे, बट इसमें डिफरेंस इतना होता है कि यहाँ पर थाइमिन पाया जा रहा है एडेनिन के साथ में, जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर या थाइमिन की जगह पर क्या मिलेगा? यूरेसिल मिलता है। तो जो एडेनिन होता है, एडेनिन यूरेसिल के साथ में बॉन्ड बनाता है आरएनए के अंदर, और डीएनए के अंदर जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के अंदर थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि जो डीएनए की संरचना है, डीएनए की संरचना में जो नाइट्रोजन बेस है वो थाइमिन मिलता है, और आरएनए की जो संरचना है, आरएनए की संरचना में जो बेस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? यूरेसिल मिलता है। अगला है इसमें डीएनए जो होता है, डीएनए में न्यूक्लियस, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए केंद्रक के साथ, केंद्रक के अलावा साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है। तो ये जो है डीएनए जो है, डीएनए कोशिका द्रव्य में नहीं पाया जाता है। डीएनए कहाँ मिलेगा? या तो केंद्रक के अंदर मिलेगा, या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। और जबकि आरएनए जो होता है वो केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य के अंदर भी पाया जाता है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए क्या है? आरएनए का वर्क होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण का वर्क करता है। जबकि डीएनए एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है या जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। यानी हमारे अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए। डीएनए में क्या मिल रहे हैं? जीन्स मिल रहे हैं। तो ये जो जीन होते हैं प्रोटीन की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो डीएनए जो होता है, डीएनए अधिक स्थायी होता है। डीएनए में यानी एक बार जो न्यूक्लिक एसिड बन गया वो फिक्स होता है। तो इस तरह से ये स्टोन जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? अधिक स्थायी होता है और स्टेबल होता है। जबकि आरएनए जो होता है वो बहुत ही कम स्थायी होता है, यानी रिएक्टिव होता है। तुरंत ही उसको कोई मॉलिक्यूल मिला और ये रिएक्टिव यानी तुरंत रिएक्शन दे देता है। तो इस तरह से ये कम स्थायी होता है और ये अधिक स्थायी होता है। अब जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होंगे। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होंगे। तो ये था हमारा डीएनए, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड को हमने पढ़ा। इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम। अब हमारा कंप्लीट होता है अपना जो डीएनए, जो आरएनए या न्यूक्लिक एसिड है वो हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद में आएगा केंद्रक, गुणसूत्र सॉरी, और उस गुणसूत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट विस्तार से पढ़ेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।